हेलो दोस्तों। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी धूप में कहाँ निकल गई। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ कि जिस दिन के लिए हम लोग इतना ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। जी हाँ, आज मेरे भाई की शादी थी। तो बस हम निकल पड़े थे विंध्याचल के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो दूल्हे राजा रेडी हो रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक दूल्हे राजा रेडी हो रहे हैं, क्यों ना तब तक मैं अपना फ़ोटोशूट करा लूँ। तो बस मैं लग गई अपने फ़ोटोशूट के लिए। ये रहा साउथ इंडियन शादी के लिए मेरा साउथ इंडियन लुक। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हालांकि शादी दिन की थी तो मैंने बहुत ओवर मेकअप नहीं किया था, और ऊपर से गर्मी, तो इससे अच्छा था कि नॉर्मल मेकअप ही किया जाए, ताकि अगर थोड़ा बहुत पसीना और ये सब हो तो वो बर्दाश्त करने लायक हो। अब दूल्हे राजा तो आ चुके थे, पर दुल्हन आनी अभी बाकी थी। तो सारे लोग बैठ के दुल्हन का वेट कर रहे थे, और इधर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी नाश्ते की। कुछ टाइम बाद भाभी भी आ ही चुकी थी, और भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उनका ये साउथ इंडियन लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। दुल्हन के आते ही उनका फोटोशूट चालू हो चुका था, क्योंकि सबको पता था कि इतनी गर्मी है, बाद में थोड़ा मेकअप डल हो सकता है। और जब दुल्हन का फोटोशूट हो रहा था तो दूल्हे राजा से वेट नहीं हुआ, वो भी वहाँ पहुँच ही गए। अभी मैं अपने भाई के दुपट्टे में पिन लगा रही थी, क्योंकि ये दुपट्टा ऐसा था थोड़ा सा सिल्की कि बार बार सरक रहा था, तो इससे अच्छा था कि इसे पिन अप कर दिया जाए। दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहना था, जो कि दोनों की लुक को और भी इनहेंस कर रहा था। पर एक बात बोलनी पड़ेगी, आज मेरे भाई से ज़्यादा दुल्हन यानी कि हमारी भाभी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी दोनों के फ़ोटोशूट कराने की, दोनों को कपल पोज बताने की, और शायद मुझे थोड़ा बहुत आता है, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे मिली। तो बस मैं लग गई अपने काम में। फोटोशूट के टाइम मेरी नज़र पड़ी कि भाभी के हाथ में एक भी रिंग नहीं थी, तो झटपट मैंने अपनी रिंग उतार के उनके हाथों में पहना दी, क्योंकि जो अगला फोटोशूट मुझे करवाना था उसमें भाभी के हाथ पे ही ज़्यादा फोकस होना था। तो बस मैंने ये पोज उनसे करा के अपना काम पूरा किया। हाँ ऐसे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। भाभी का मेकअप कहीं ख़राब ना हो जाए, इसके लिए मेरी बहन ने अपनी पल्लू से ही उनको हवा देना शुरू कर दिया। थोड़ा देर हवा करने के बाद हमने वापस से दोबारा फ़ोटोशूट शुरू किया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। जब तक उधर फ़ोटोशूट हो रहा था, मैंने सोचा मैं भी अपने बालों में गजरा लगवा ही लेती हूँ, तभी पूरा लुक कंप्लीट होगा। फिर इधर शादी की रस्में शुरू हुई। शादी की रस्मों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी भाभी जो हैं वो झांसी से हैं, तो वहाँ की रस्में थोड़ी अलग हैं। भाभी के मांग में सिंदूर देख के आपको लग रहा होगा कि शादी कंप्लीट होगी, पर ऐसा नहीं है। भाभी के साइड की एक रस्म है जिसमें वहाँ की कोई कुंवारी कन्या जो छोटी होती है, वो दुल्हन को पहले ही सिंदूर पहना देती है। ऐसा हमारे भदोही, बनारस, मिर्जापुर के साइड शायद नहीं होता। फिर हमारे तरफ की रस्म के हिसाब से जेठ जो रस्म करते हैं, ताक पाट डालने वाला, वो यहाँ के भैया ने कंप्लीट करा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पंखे से काम नहीं चल रहा था, तो हमने ये जो बांस के पंखे बने होते हैं उससे काम किया, और मेरा पति बस मेरी ही फ़ोटो खींचने में लगा हुआ था। खैर अच्छा ही है, मैं तो चाहती भी यही हूँ। हम बैठ के कन्या पक्ष की रस्मों को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तब तक मंडप में हमारे भाई की यानी दूल्हे की एंट्री हुई। भैया को लोगों ने मिल करके जनेऊ धारण करवाया, जो कि एक बहुत ही खास रस्म होती है कि दूल्हे को शादी से पहले जनेऊ धारण करना होता है। उसके बाद कन्या के पिता ने मंडप में वर का पूजन किया, उनको तिलक लगाया। फिर उसके बाद मंडप में दोबारा से भाभी की एंट्री हुई, क्योंकि अब वो टाइम था जो कि शायद किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही कठिन होता है। मैं बात कर रही हूँ कन्यादान रस्म की। जी हाँ, ये किसी भी लड़की या माँ बाप दोनों के लिए ही बहुत ही कठिन समय होता है। शायद इसीलिए भाभी थोड़ा सा भावुक भी हो गई थी, और उन्हें देखकर जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ, औरतें थीं, सब थोड़ा थोड़ा भावुक थी। कोई अपने समय को याद कर रहा था जिनकी शादियाँ हो चुकी थी, और कोई जिनकी शादी होने वाली है, वो ये सोच रहे थे कि उनके पास भी थोड़ा ही टाइम बचा है। ये तो हो गई बेटियों की बात, पर लड़कों को क्या, वो तो अपने घर ही रहते हैं। जैसे मेरे भाई को ही देख लो, उसे कितना मज़ा आ रहा था, आखिर वो आज भाभी को लेके जाने वाला था। मैं ये सब सोच ही रही थी, तब तक मेरी नज़र मेरी बहन पे पड़ी। शायद वो उधर की लड़कियों से उधर की रस्मों को समझने की कोशिश कर रही थी कि उधर की रस्में कैसे होती हैं, क्या होता है। और शायद लगभग हमारे तरफ के जितने भी लोग बैठे हुए थे, सबका यही हाल था। रस्मों को समझने में पूरी शादी बीत गई। फिर मुझे दिखी ये चीज़, जो आज तक हम लोग सिर्फ सुनते आए थे कि लड़की के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है, वो आज मैं सच में मैं देख रही थी। क्योंकि इसके पहले हमारे में ऐसा तो नहीं होता कि हल्दी हमारे हाथों में ऐसे मंडप में लगाई जाए, पर यहाँ पे भाभी की माँ उनके हाथों में हल्दी ऐसे लगा रही थी। सच में ये 2 स्टेट की वेडिंग तो नहीं थी, पर ये 2 जिलों की वेडिंग देख के भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि दोनों की रस्में बहुत अलग थी। रस्में तो छोड़ो, दोनों की बोली भाषा भी बहुत अलग थी। क्योंकि उधर जो झांसी है उसमें बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, क्योंकि वो एमपी के बॉर्डर के पास ही पड़ता है, और हमारे तरफ ठेठ बोली बोली जाती है। कन्यादान की रस्म के बाद एक रस्म और ऐसी हुई जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इसमें कुछ महिलाएं कन्या और वर को कपड़े के नीचे धागे के सूत्र के
चारों तरफ लपेटते हुए गीत गा रही थी और ये गीत भी कुछ अलग ही थे जो हमारी तरफ ऐसे नहीं गाए जाते। पूरी बड़ी मौसी बड़ी धीरे धीरे करके सारी रस्में आगे बढ़ रही थी और हम सारी रस्मों को ऐसे ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। तब तक मेरे भैया को बैठे बैठे थोड़ा कमर में दर्द होने लगा तो मैं उसके पीछे बैठ गई और अब बारी थी भाई और भाभी को साथ में मिलकर लावा परसने की। ये रस्म हमारे तरफ सिर्फ भाई करता है, पर भाभी के साइड ये भैया भाभी और उनकी लड़की या बेटा जो भी हो साथ में सब मिलके करते हैं और साथ में फेरे की रस्म भी पूरी हो रही थी। अब धीरे धीरे करके सारी रस्में पूरी हो ही चुकी थी, बस 1-2 रस्में बाकी थी जिसमें सबसे मोस्ट अवेटेड रस्म थी सिंदूरदान। जी हाँ, ये वो रस्म होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर डालता है तो जो उसके बाद दुल्हन के चेहरे की चमक होती है वो देखते ही बनती है। बस फिर क्या पूछना था। सिंदूरदान के बाद भाभी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मत ही पूछो। ये रस्म हमारे यहाँ सबको दिखाकर नहीं की जाती। कहा जाता है कि जब दूल्हा दुल्हन का सिंदूर पहनाता है तो उस समय सबको नहीं दिखाया जाता है क्योंकि नज़र लग जाती है। जब उसके बाद पहना देता है तो भले ही सबको दिखा दो। फाइनली इस रस्म के बाद दोनों ऑफिशियली पति पत्नी हो गए। देखो इस जालिम आदमी को, बिना मेरे खाना खा रहा है। भूख बर्दाश्त नहीं हुई, आके चाप के पहले सोया है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सबने खाना खाया। उसके बाद लास्ट रस्म बची थी, वो थी विदाई, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है हर एक के लिए। एक तरफ बेटी को विदा करने का गम होता है तो दूसरी तरफ बहू को घर लाने की खुशी। पर क्या कर सकते हैं, रस्म तो रस्म करनी तो पड़ेगी। ये हैं दूल्हे के पापा यानी कि मेरे मौसा जी, जो कि गाड़ी में पहले ही विदाई कराने के लिए बैठ चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे शादी पूरी हो गई, उसके बाद जयमाला कैसी? तो इसमें भी एक ट्विस्ट था। जो कि भैया का मन था कि विंध्याचल में जाकर माता रानी को ये जयमाला चढ़ाकर ही भाभी को पहनाए, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि लोगों के पास टाइम कम था। तो हमने सोचा कि जयमाला जब आई है तो इसे वेस्ट नहीं जाने देते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब इनको देखिए, दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा शायद यही थक गए थे, इसलिए दूल्हे से ही इन्होंने अपने हाथ दबाने शुरू कर दिए। पर क्या कर सकते हैं, बहन तो बहन, अब इसकी सारी हरकतों को झेलना पड़ेगा। तो बस भैया दबाने लग गया। वो भले ही थका था पर इन सब में वो कभी भी पीछे नहीं हटता। फाइनली वो टाइम आ गया जब दुल्हन की विदाई हो रही थी। सब बहुत ही इमोशनल थे। कोई भी बेटी अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती, पर क्या करे, दुनिया की रीत है, जाना पड़ेगा। और ये सब देख के मेरी बहन रोने लग गई क्योंकि शायद उसे ये लग रहा था कि उसके पास अब कम टाइम है, उसे भी जाना पड़ेगा। तोर थोड़ी होता, अरे पगली। बहन को ऐसे रोता हुआ देखकर मेरी मम्मी भी आ गई क्योंकि माँ तो माँ है, वो अपने बच्चों को कैसे रोने दे सकती है। इन सब के बाद हम पहुँच गए माता विंध्याचल का दर्शन करने, क्योंकि सबने सोचा था कि जब शादी पास में ही हो रही है तो दर्शन करना तो बनता है। अब माँ के दरबार में आए हैं तो बिना दर्शन कैसे जा सकते हैं। तो लग गए हम लाइन में और करने लगे इंतजार अपनी बारी का। तो इस तरीके से मेरे भाई की शादी फाइनली पूरी हुई। भले ही 2 स्टेट नहीं पर 2 जिलों की ऐसी शादी देख के बहुत मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।